नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पे आने के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद और आपके दर्शकों को प्रणाम। प्रणाम। आदित्य जी, 2 दिन के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। बहुत सारे समझौते होने हैं, बहुत सारी डील्स होनी है, लेकिन वेस्ट परेशान क्यों है? अमेरिका परेशान क्यों है? देखिए, क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि कि अमेरिका जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, एक भी डील नहीं हुई है। किसी से कोई डील नहीं हुई है। टैरिफ लगा दिए। अभी थैंक्स गिविंग का हॉलीडे हुआ, वेकेशन 3 दिन का। वो अमेरिका का मेन फेस्टिवल होता है, वो यहाँ की दिवाली है। यहाँ की दिवाली क्रिसमस नहीं है, थैंक्स गिविंग है। तो थैंक्स गिविंग का हुआ, उसमें पूरे थैंक्स गिविंग में जो सेल हुई वो अमेरिकन डॉलर्स, मैं डॉलर्स के बारे में बात करूंगा, वो कुल हुई 195 टू 200 बिलियन डॉलर्स। बोला झूठ कि हमने 1 ट्रिलियन डॉलर्स कराए, है ना। उसका भारत में वैल्यू क्या आता है? ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर इक्विवेलेंट, क्योंकि भारत में 288 बिलियन डॉलर का सेल हुआ दिवाली पे। तो जब कोई डील ही नहीं हुई किसी के साथ और आपने अमेरिकन के ऊपर 195 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ तो अपने सिटीजन पे लगाया ना, आपने दूसरों पे थोड़ी लगाया। तो और चारों तरफ से आपको थू थू हो रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर पॉपुलैरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प 24% है इस समय। मात्र 24%, जो कि अमेरिका के इतिहास में लीस्ट है, पहले साल में लीस्ट पॉपुलैरिटी। और उसके बाद से आप निरंतर एक ही प्रोग्राम चला रहे, इसको डिपोर्ट करूं, उसको डिपोर्ट करूं, इसको डिपोर्ट करूं। आज तो हद हो गई कि यहाँ के कांग्रेसमैन है मोरेनो, वो स्वयं ही कोलंबिया बैकग्राउंड से है। बोलते हैं ड्यूअल सिटीजन शुड नॉट बी स्टैंडिंग इन पब्लिक ऑफिस। तो अगर ड्यूअल सिटीजन नहीं होगा तो अमेरिका की 50% पॉपुलेशन भेजनी पड़ेगी बाहर। 50%, कितने लोग बचे? 150 मिलियन पीपल। और कौन बचे? नेटिव अमेरिकन, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन। गोरे तो सबकी ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो सारे गोरे निकल गए। मतलब इतनी बेवकूफ़ी चल रही है अमेरिका में। लॉजिक भी नहीं है, रीजन भी नहीं है। और ये सारा चर्च ड्रिवन हेट कैंपेन है, सारा का सारा। क्योंकि चर्च में जाके ये सब लेक्चर्स देते हैं बड़े बड़े। इंडियंस को निकाल दो। आज बोल दिया कि H1 और H4B वीजास पे जो है, हम 15 दिसंबर को आप लोग दिखाइए, पब्लिक रहिए, हम चेक करने वाले हैं सबको। तो द प्रॉब्लम इज मच डीपर देन व्हाट दे आर टेलिंग यू और अस। हमको मालूम है प्रॉब्लम क्या है, कि डॉलर चल नहीं रहा पूरी दुनिया में, और डॉलर से पैसा कमाते थे। तो इसलिए, और साथ में अब वो देख रहे हैं भारत को। सो डोमेस्टिक पॉलिसी में आप लूज कर गए, फॉरेन पॉलिसी में ट्रेड पे लूज कर रहे हैं। और अब भारत और रूस, ये नॉर्मल विजिट नहीं है जो डूमा ने रेटिफाई किया है, रशियन डूमा ने। वो बोल रहे हैं रिलोस मींस लोके दोनों देशों में एक दूसरे की आर्मीज लग जाएंगी। हाँ। तो भारत को आर्कटिक का एक्सेस मिल गया और रशिया को इंडियन ओशन का एक्सेस मिल गया। इसका मतलब ये है कि मोदी जी को मालूम था, मोदी जी मतलब देशवासियों को चिंतित नहीं करना चाहते थे। उनको ये मालूम था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत को आमना सामना करना पड़े। ये एग्रीमेंट चाइना के साथ नहीं किया। चाइना को वीजा फ्री ट्रेवल दिया रशिया ने, सऊदी अरेबिया को वीजा फ्री ट्रेवल दिया, लेकिन भारत के साथ वन स्टेप अहेड रीलॉस एग्रीमेंट। दिस शोज की कॉन्फिडेंस। अब इससे तो रातों की नींद उड़ने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स और दुनिया की सबसे बड़ी सेना साथ में आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना और दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स साथ में आ रही है। जस्ट इमेजिन द रिपरकशंस। मतलब पूरा सेंट्रल एशिया भारत को प्लेट में दे दिया और चाइना को कर दिया साइड में, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है गेम्स खेल रही थी रशिया के साथ, बॉर्डर पे उनके लैंड ऑक्यूपाई कर रही थी, और अमेरिका के साथ मिलकर वो इकोनॉमिक कंट्रोल में लग गए। तो तो आप इसको समझिए, इस बिग बिग मूव। और ये दिखाता है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको कितने बड़े खतरे का आभास है, कि मतलब क्या क्या अमेरिका प्लान कर सकता है।
यही बात हो रही है ना सिर्फ यूरोप और अमेरिका की। और क्या उसमें यूके भी शामिल होगा, क्या उसमें पाकिस्तान भी जुड़ेगा, क्या उसमें बांग्लादेश भी जुड़ेगा, क्या चाइना जुड़ेगा? चाइना ने रोबोटिक सोल्जर्स को इंडियन बॉर्डर पे अप्लाई डिप्लॉय किया है, मतलब उनकी इंसान लड़ नहीं सकते, रोबोट से लड़ेंगे। विच इज अ कॉमेडी ऑल्सो, क्योंकि हम तो जेवलिन इसीलिए खरीद रहे हैं कि रोबोट को उड़ाने के लिए, प्लेन को नहीं, रोबोट को उड़ाने के लिए। तो पॉइंट इज कि ये डेंजरस टाइम्स है जियो पॉलिटिक्स में। और मैंने जैसे अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि जिस दिन अमेरिका लोगों का डेट पे नहीं कर पाएगा, उस दिन वो युद्ध करेगा। और यही दिख रहा है सबको। और लोग बोलते हैं कि 30% तो वेनेजुएला में लगा दिया, तो 70%। अमेरिकन फोर्सेज आर वेरी बिग, वेरी बिग। उन्होंने पूरा पिछले 200 साल में से मिलिट्री बिल्ड करी है, बाकी कुछ नहीं बिल्ड किया है। सो इट्स ए वेरी मेजर विजिट। और ये भारत और रूस, इसको सिर्फ डिफेंस मत देखिए, इकोनॉमिक्स में भी बहुत आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे आपने अभी री-लॉस की बात की ना, ये जो समझौता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के एयरफील्ड, एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, सेनाएं तैनात रहेंगी, युद्धपोत तैनात रहेंगे समंदर में, दोनों के अगले 5 साल के लिए ऐसा रहेगा। तो जैसे आपने ये भी कहा कि पीएम मोदी बहुत आगे की सोच रहे थे। अमेरिका को झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हर देश को धमकी दे देता है कि मेरा जहाज वहाँ पहुँच रहा है। याद कीजिए रूस के लिए भी ये कहा था ना, मेरी वहाँ पनडुब्बी पहुँच गई है। तो ये भारत और रूस का और ज्यादा करीब आना, री-लॉस समझौता दोनों के बीच में होना, ये अमेरिका के मंसूबों पर एक तरह से पहले ही पानी फेर दिया है भारत और रूस ने मिलकर। एग्जैक्टली, प्रीएम्प्टिव एक्शन है, प्रीएम्प्टिव है। क्योंकि क्या होता है ना, डिफेंस में पोस्ट फैक्ट्री कोई एक्शन नहीं होता, वो तो हो गया काम। तो यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू से करनी पड़ती है, लाइक ए चेस मूव। अगर आपने घोड़े की चाल चली है तो यू आर काउंटरिंग ए बिशप कहीं पर। तो ये उस तरह का मूव है, वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। और मुझे तो अंजू जी लगता है कि क्या क्या पता होगा भारत को जो पब्लिक में भारत ने बताया नहीं, ताकि लोग, देशवासियों की चिंता न बढ़े। तो क्या क्या एक्शन हुए होंगे बिहाइंड द सीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि निक्सन ने जैसे इंदिरा गांधी को थ्रेटन किया था, शायद ऐसा भी किसी ने कोशिश की हो, ऐसा भी हो सकता है इन प्राइवेट कम्युनिकेशन। क्योंकि ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कुछ ज्यादा ही बोलता है, बहुत ज्यादा, मोर देन कम टू द मतलब कंफर्ट नहीं है दूसरे को उस बात पे। जैसे निक्सन ने बोल दिया था इंदिरा गांधी के सामने कि आई विल सी यू इन 13 days, और हमारे सैम अनिशा ने 12.5 दिन में, 11 दिन में ही युद्ध खत्म कर दिया। ओके, सो तो ये कुछ ऐसा मुझे लगता है, वी आर नॉट प्राइवेट एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि नहीं तो इतना बड़ा स्टेप कैसे लेगा भारत। भारत तो कभी भी, किसी भी देश की सेनाएं भारत में नहीं रुकती। तो यहाँ पे तो ऐसा हो चुका है गल्फ वॉर में कि अमेरिकन शिप्स रिफ्यूल्ड ऑन इंडियन पोर्ट्स, ऐसा हो चुका है। लेकिन स्टेशन्ड ऑन रोटेशन बेसिस इज समथिंग न्यू। तो एक तरीके से भारत ने अपने पोर्ट्स को अमेरिका या किसी पश्चिमी देश के लिए बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि भारतीय नेवी कमजोर है, भारतीय नेवी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन इंडियन ओशन रीजन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, आर्कटिक से लेके इंडियन ओशन तक लेकर, और शायद इसकी पहुंच अटलांटिक में भी हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना कि 5 साल तक रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान भारत में तैनात रहेंगे, 3000 सैनिक भारत में तैनात रहेंगे और ऐसे ही भारत के सैनिक भी रूस में तैनात रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस के ही सैनिक यहाँ होंगे, उन्हीं के विमान यहाँ होंगे, भारत के भी रहेंगे। और फिर जिस तरह से आप सोचो ब्रह्मोस को लेकर या डिफेंस सिस्टम को लेकर जिस तरह के समझौते होने वाले हैं, उससे तो वाकई अमेरिका की नींद उड़ने वाली, क्योंकि अमेरिका दादागिरी तो दिखाता है और उसकी दादागिरी पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है रशिया ने भी। देखिए, भारत और अमेरिका जो ट्रेड डील हो रहा था, हम्म, नेगोशिएशन चल रहे थे, तो अमेरिका ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि आपको हमारा F-35 खरीदना ही पड़ेगा। भारत उसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है थ्रू रडार्स। इट्स नॉट ए एयरक्राफ्ट दैट भारत नीड्स। किसके लिए यूज करेगा? पाकिस्तान के लिए यूज करेगा? जरूरत नहीं। पाकिस्तान के लिए हमारे तेजस ही काफी है, इवन दो कम नंबर में, लेकिन वही काफी है। और तो पाकिस्तान के लिए तो F-35 इज ऑफ नो यूज टू इंडिया। भारत को चाहिए लॉन्ग रेंज 5th जनरेशन फाइटर्स, जो थोड़ा दूर, जैसे सुखोई हमारा है, रिफ्यूलिंग के साथ टेस्टिंग किया गया था
4000 किलोमीटर घूम के आया इंडियन ओशन में कुछ साल पहले। राफेल ऑल्सो हैज अ सिमिलर लॉन्ग रेंज। तो भारत को उस तरह के इंजन, उस तरह के फाइटर्स चाहिए। सिंगल इंजन फाइटर्स नहीं चाहिए भारत को। उसके लिए तेजस ही काफी है भारत के लिए, फॉर इंडियाज नीड्स। भारत को चाहिए TU-160 जैसे प्लेन्स, जो कि हाई स्पीड पे उड़ते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे मारते हैं। सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक ए न्यूक्लियर स्ट्राइक फ्रॉम द एयर। उस तरह के प्लेन्स चाहिए। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस डेटा, देखिए जो भी डेटा भी पब्लिश हो रहा है, जो सोशल मीडिया बात हो रही है, वो आई डोंट थिंक सो उसको इतना जल्दी हम लोग को मानना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। क्योंकि जो भी डिफेंस की डील्स होंगी वो बिहाइंड द सीन्स होंगी। जैसे MiG-25 भारत ने बहुत देर के बाद अनाउंस किया, उसको बहुत यूज करने के बाद में अनाउंस किया। इस तरह कोई भी डील्स होंगी, वो कुछ डील्स पब्लिक में आएंगी जहाँ पे पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी, पर मोस्ट ऑफ द डील्स विल बी बिहाइंड द सीन्स। क्योंकि ये भारत का स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, वो उसका उसका स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है। अच्छा, ये जो इसलिए मैं ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी बहुत बड़ी बातें होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, रशिया का बहुत डिफेंस सरप्लस है अगेंस्ट इंडिया, फ्रॉम ऑयल सेल, फ्रॉम समथिंग। तो उसको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। सो देयर बी मोर ऑर्डर्स गिवन फॉर रशियन मर्चेंट नेवी फ्लीट या मर्चेंट फ्लीट टू इंडियन शिपयार्ड्स। तो उसमें इंडियन शिपयार्ड्स में काम बढ़ने वाला है। दूसरा, इंडियन एक्सपोर्ट, सिविलियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स टू रशिया विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि उसको बैलेंस करने की जरूरत है। नहीं तो सिर्फ मिलिट्री पे रहेगा तो भारत विल रिमेन ए कंज्यूमर। प्लस इंजन्स का इंडिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल सुखोई के इंजन्स का अपग्रेड, और उसको भारत में बनाना। अभी भारत AL-31 बना रहा है, AL-41 बनाना, या फिर I-77S जो इंजन है रशिया का, उसको बनाना फॉर तेजस MK2 या तेजस कोई और एयरक्राफ्ट। सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड। प्लस जो भारत और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, AK-203, ब्राह्मोस, ये सब जो है, दीज आर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। सुखोई MKI इज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो पहले तो भारत चाहेगा कि उसको एक्सपैंड किया जाए, फॉर रशिया ऑल्सो इज वेरी गुड ऑल्सो। और जिस तरह भारत ने रशिया को थ्रू आउट यूक्रेन वॉर सपोर्ट किया है, इट्स अनथिंकेबल इन द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। भारत has paid back in kind for what Russia had helped India in 1971। इसलिए अब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, और आप समझ लीजिए कि एक कंट्री के जैसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो इट्स लाइक 2 countries but they're behaving like one right now। तो तो इट्स अ बिग थिंग फॉर रशियंस ऑल्सो, क्योंकि सारी दुनिया में रशियंस को गाली मिलती है। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया का। उन्होंने बोला कि भारत हमारी बात सुनता है, समझने की कोशिश करता है। हम भारत की बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी एक स्टेटमेंट है कि इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप काफी डीप है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्लियरली उन्होंने बोला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अंडरस्टैंड्स आवर कंसर्न्स। उनके कंसर्न्स वैसे ही हैं जैसे भारत के कंसर्न्स है अगेंस्ट अमेरिका। जिस तरह अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर यूक्रेन को क्रिएट किया, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर पाकिस्तान भी क्रिएट किया, बांग्लादेश को भी क्रिएट किया। तो वी आर इन ए सिमिलर पोजीशन। तो अब उसको हटाने के लिए ये एग्रीमेंट्स बहुत जरूरी है। और ऑल्सो जब होने वाला है बॉर्डर्स पे, भारत के बॉर्डर्स एक्सपैंड होंगे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर इस बार आपने कुछ किया तो जो हमारा रिएक्शन होगा विल बी फार अवे फ्रॉम आवर कोस्ट। और ये जो कॉन्फिडेंस है भारत, या जो रिलेशनशिप बढ़ रही है भारत और रूस की, उससे ही तो अमेरिका डरा हुआ है ना। आप सोचो कि किस तरह से भारत पर प्रेशर बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने कि रूस का तेल ना खरीदे। अभी तो बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा था वो कम हो गया, लेकिन उसकी असली वजह कोई समझ ही नहीं रहा है कि जो 2 कंपनियां भारत को तेल दे रही थी कम दामों पर, क्रूड ऑयल, उस पर अमेरिका ने कैसे टैरिफ लगा दिए, कैसे सैंक्शंस लगा दिए, और इसकी वजह से ही भारत की कंपनियों को किसी दूसरी तरफ जाना पड़ा। लेकिन दिखाया ये गया कि अमेरिका के प्रेशर में आके भारत ने उससे तेल खरीदना कम कर दिया है। देखिए क्या है कि भारत ने कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। और भारत के जो 2 शैडो टैंकर्स थे
हर चीज का टाइमिंग देखिए, पोजीशन देखिए। यूक्रेन की जीबीयू ने टर्किश कोस्ट के पास में जाके मारा। ओके, अब आपने थोड़े दिनों पहले एक्सरसाइज देखी होगी इंडियन नेवी की इन साइप्रस। और साइप्रस में जब इंडियन नेवी के 3 शिप गए थे, उन्होंने अंकारा में ब्लैकआउट कर दिया था। ये वहां की रिपोर्ट्स हैं, अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं। सो आई पुट ए कंडीशन देयर, डिस्क्लेमर, अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं। लेकिन हम तो सच मानेंगे ना, हमारे पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया अंकारा में कि सिर्फ भारतीय शिप से गए पास में ब्लैकआउट हो गया? पूरी की पूरी टर्किश नेवी वाज इन द डॉक, 3 शिप्स के सामने। तो अभी जब आक्रमण किया यूक्रेन ने, टर्की भी घबरा गया कि टर्की बात तो बड़ी बड़ी करता है पाकिस्तान की जैसी, उसके काम होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, किसी डाकू के विरुद्ध। अभी किसी रेगुलर आर्मी के साथ सामना ही नहीं हो उसका। और टर्की का तो इतिहास है, 1914 में, 1941 में किस तरह भारतीय सोल्जर्स घुस गए थे अंदर, किसने निकाला था उनको हेरात जो हाइफा से, किसने निकाला था वर्ल्ड वॉर 1 में, किसने तोड़ा था ऑटोमन एम्पायर? उस्मान एम्पायर को तोड़ने वाले तो भारतीय सोल्जर्स थे, सबको मालूम है कैसे वो बैठे हुए हैं अंकारा पे, उसके बॉर्डर्स पे बैठे हुए अंदर। तो टर्किश को पुरानी मेमोरीज अब फ्रेश हो गई है, क्योंकि इट विल टेक इंडिया वेरी लेस टाइम टू मतलब लिफ्ट सम ट्रूप्स एंड डिप्लॉय, अगर कुछ बड़ा हादसा होता है तो। और टर्किश 2 बोट्स में चलता है। तो इफ यू कनेक्ट दैट इंसिडेंट विद ये जो अभी थोड़े दिनों पहले इंसिडेंट हुआ था मेडिटेरेनियन ओशन में, कि 2 अमेरिकन शिप्स, जो एक अमेरिकन शिप का रडार्स ऑफ हुआ था, अब वहां पर भी आप नोटिस करिए पास में इंडियन शिप्स थे, उसके पास में डिप्लॉयड इंडियन शिप्स थे। तो इसलिए जियोपॉलिटिक्स जल्दी बदल रही है। एंड इसलिए ये जो विजिट है, इट इज ए मैसेज टू एवरीबडी कि अभी 2 बड़े देश, पावरफुल देश एक साथ आ रहे हैं। एक दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी है, और एक दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी से, प्लस एक दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर आर्सेनल फोर्स है, प्लस मिसाइल फोर्स है, और एक दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, मोस्ट वेल ट्रेन्ड आर्मी। तो दिस इज अ बिग मैसेज। इमेजिन करिए भारत और रशिया की फोर्सेस मिलके 5 मिलियन ट्रूप, 50 लाख ट्रूप डिप्लॉय कर सकती है। दिस अनहर्ड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और जिसके साथ भारत रहा है वो हमेशा जीता है, ये इतिहास है। ब्रिटिश ब्रिटिश ट्रूप्स और विक्टोरियस, क्योंकि भारतीय ट्रूप्स और थे। इसमें कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे भारत से प्रेम है इसलिए बोल रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। जहां भी भारतीय ट्रूप्स रहे वहां विक्ट्री रही है। तो अदरवाइज तो ब्रिटिश भी आज जर्मन बोल रहे होते, अमेरिकन भी जर्मन बोल रहे होते इस समय। ओनली वो एक ही गलती तो कही थी हिटलर ने, ही डिडंट लिसन टू हिज जनरल 6th आर्मी का, नहीं सुना और रशिया पे अटैक कर दिया। बट अगर वो नहीं करता तो अमेरिकन जर्मन बोल रहे होते इस समय। सो द पॉइंट इज कि इसलिए जब ये लोग देखते हैं ना, ये मिलिट्री प्लानर्स ये सब कुछ देखते हैं 360 रिव्यू, इसलिए आप देखेंगे कि यूएस मिलिट्री कभी भारत के विरुद्ध बात नहीं करती, कभी नहीं। ओनली अमेरिकन पॉलिटिशियंस टॉक अगेंस्ट इंडिया, वो भी चर्च वाले लोग हैं सारे, दे टॉक अगेंस्ट इंडिया। तो ये है एक्चुअली, तो डेफिनेटली डर तो है। जी। पर एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि भारत का जो ईस्टर्न सेक्टर है, वहाँ पर डेरा डाल रहा है, सीआईए डाल रहा है या डीप स्टेट आ रहा है, भारत को किस तरह से धमकाया जा रहा था बांग्लादेश के ज़रिए, साथ के साथ जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, चिकन नेक पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। अब सोचो मुल्ला मुनीर अमेरिका जाकर धमका रहा था, हम यहाँ जामनगर रिफाइनरी पर अटैक कर देंगे वगैरह-वगैरह। अब जब ये जिस तरह से सिनेरियो बदल रहा है, ये तो इन सबके लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी चुनौती है कि अब तुम एक बार देख कर तो देखो भारत की तरफ। अब तो कोई चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, टर्की हो, ये लोग एक एक 10 बार सोचेंगे भारत के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि जिस तरह और चाइना, जिस तरह का रिश्ता भारत और रूस के बीच अब बन गया है, चाइना को तो और ज़्यादा झटका लगा होगा, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि चाइना के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन हैं ही रूस के, लेकिन भारत के साथ भी है, तो दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा रूस? लेकिन रूस ने तो अब खुद ही साफ कर दिया कि भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीन और रशिया का रिश्ता ट्रांजैक्शनल है, हम्म, और चीन और भारत का रिश्ता सिविलाइजेशनल है। सिविलाइजेशन एक ही है। रशिया ढूंढ रहा है सिविलाइजेशनल कनेक्ट विद इंडिया, क्योंकि
उसको मालूम है कि उसकी जो शमन पॉपुलेशन है, जो नेटिव पॉपुलेशन है रशिया की, उसका संबंध भारत से आता है फ्रॉम द संस्कृत पॉइंट ऑफ व्यू। तो रूस को ये मालूम है। आपको देखा होगा राज कपूर का गाना मेरा जूता है जापानी, वो सो फेमस इन रशिया। वो पुरानी सोवियत की बात है, राइट। तो चीन और भारत का रिश्ता सिविलाइजेशनल है, क्योंकि वहां की जितनी भी एंशियंट प्लेसेस हैं चीन के अंदर, जो तिब्बत तो अवैध कब्जा है, तिब्बत तो भारत को भी नहीं मानना चाहिए, भारत चीन का पार्ट है। लेकिन जो कॉर्नर में फुजियान के पास में जो चीन है, उसका भारत से हिंदू कनेक्शन है। रशिया का भारत से ऋषियों वाला कनेक्शन है पुराना, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भारतीय सिविलाइजेशन रूट्स बहुत स्ट्रांग है तुर्कमेनिस्तान के ऊपर। वो अब रीडिस्कवर कर रहा है। अभी तक पागल था, रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च के पीछे पड़ा हुआ था, गीता बैन कर दो, ये कर दो। उसको ये पता लग गया है कि अगर भारत से रिश्ता बनाना है वो सिविलाइजेशनली होगा। अब वो उस रूट्स को कनेक्ट किया है उन लोगों ने, और उसमें सबसे बड़ा योगदान है प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन को भी मैनेज किया है एससीओ में जाके। इन्होंने यहाँ पर रशिया के साथ भी डीप कनेक्शन एस्टेब्लिश किए, और अब जो ये कनेक्शन बिठा रहा है भारत और रशिया, ये परमानेंट होने वाला है। ये डिपेंडेंसी वाला कनेक्शन है कि कल को चीन में रशिया में भुखमरी मरती है, वहां पे तो आपको मालूम ही है कि पॉपुलेशन बहुत ही कम है, प्लस वेदर, और प्लस अगर कुछ ऐसा हो जाता है इंसिडेंट, कहीं पे वेस्टर्न पावर्स उनको ऐसा अटैक करते हैं, तो सिविलाइजेशनल डिसअपियरेंस का कोई खतरा आता है। तो दिस इज ए गुड कनेक्शन इन इंडिया, डिपेंडेबल पार्टनर। और प्लस भारत का जो सुरक्षा का जो प्लानिंग है, वो हम लोग को कभी दिखता नहीं है, लेकिन भारत की जो अदृश्य एजेंसीज हैं, उन्होंने कितना भयंकर जाल बनाया हुआ है फ्रॉम वियतनाम टू कतर, कि वहां पे एंट्रेंस मुश्किल है किसी की भी। आप समझ रहे हैं? आप रशियन प्लेन का फ्लाइट मूवमेंट देखिए। जब अलास्का गए थे प्रेसिडेंट पुतिन, स्ट्रेट फ्लाइट गई थी एस्कॉर्टिंग द फाइटर जेट्स। भारत और रशिया के बीच में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो किए होंगे। कॉन्फिडेंट फ्लाइट है, कोई इधर उधर नहीं घूम रही है, मतलब सुरक्षा बहुत स्ट्रांग है। तो दिस इज द वे इंडिया इज एक्टिंग इन ए मेच्योर वे, और सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, आई विल बी वेरी ब्लंट देयर, और जयशंकर जी ऑब्वियसली, कि उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है कि नाउ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज मोर डीपर देन बिफोर। अब आप देखिएगा, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चाहिए भारत को, तो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रशिया की वजह से है, भारत के न्यूक्लियर मिसाइल्स उनकी वजह से है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो मिनिएचराइज्ड रिएक्टर्स हैं, वो भी उनकी वजह से है। हल डिज़ाइन में भी भारत ने रशियंस का हेल्प लिया है, और ये वाजपेयी जी के समय से चल रहा है। लेकिन इस समय ये समय का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि नाउ बोथ द कंट्रीज हैव टू टेक दिस एडिशनल स्टेप बाय फोर्स। लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरा आप ये देखो कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त जिस मकाम पर है, वो डील वील कहाँ है, टैरिफ की वजह से वो कहाँ चले गई कोई नहीं जानता। और भारत ने तवज्जो भी देना शायद बंद कर दिया कि नहीं है तो नहीं से तुम टैरिफ लगाते रहो। और दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच में इस तरह के रिश्ते बन रहे कि बहुत सारा व्यापार दोनों आपस में ही कर लेंगे, भारत के लिए मार्केट्स की कमी नहीं है। ये सबक भी तो डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया ना कि वो टैरिफ पे टैरिफ लगाता रहा, यहाँ भारत अपने दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाता रहा, और भारत के अब आप देखो किस लेवल के रिश्ते बन गए रूस के साथ। देखिए, सी अमेरिका के, मुझे लगता है क्या बोलते हैं ना, ग्रहण लग गया है दिमाग पे सबके। और जिस तरह के डिसीजन लिए उन्होंने, एलिनेटिंग भारत विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली डिसीजन अमेरिका विल एवर मेक, उसने ले लिया है। तो भारत ने उसका, देखिए भारत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, भारत चुप है, कुछ बोला ही नहीं भारत ने अभी तक। बट अमेरिका अपने ही बातों के जालों में फंस के दे हैव लॉस्ट अ डील विद इंडिया। उसमें भारत ने कुछ न बोला है, न भारत ने कुछ प्रपोजल दिया है। भारत इज जस्ट रिएक्टिंग फ्रॉम द डे वन ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने H1 के लिए बोला, भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, आप कर दो H1 कैंसिल कर दो, नो प्रॉब्लम। भारत के मैन्युफैक्चरर्स पे असर पड़ा है, लेकिन डाइवर्सिफाई करके
प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो फंड्स हैं उसको कुछ एक्सपोर्ट यूज भी किया है, तो नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड नॉट डिक्रीज्ड। और विद रशिया के मार्केट में इतना कंजम्पशन नहीं है। अब 14 करोड़ लोग कितना कंज्यूम करेंगे, उनकी बाइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, वो नहीं है। तो तो भारत को और भी एडिशनल मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे अदर देन अदर, एक्चुअली मार्केट्स तो लिमिटेड ही है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। तो अदर देन यूएसए डाइवर्सिफाई करने के लिए दे हैव टू ईट सम ऑफ द चाइनीज मार्केट जो मास प्रोडक्ट्स में आता है। तो उसके लिए भारत को एक और इंडस्ट्री जो एसएमई की इंडस्ट्री है उधर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द आइडियल कंजम्पशन फॉर रशिया। रशिया इतना सॉफ्टवेयर कंज्यूम नहीं कर सकता, ओनली 14 करोड़ लोग हैं, कितना करेगा कंज्यूम? बट स्टिल देयर इज अ रूम फॉर रशिया एंड इंडिया टू इंक्रीज कोलैबोरेशन इन द सॉफ्टवेयर स्पेस, in the in the heavy machinery में तो Russia is very good in that, but the soft machinery like cars, like quality cars, वहाँ पे भारत का अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। और ट्रेन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड दे कैन जॉइंटली प्रोड्यूस मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हब। तो उन सब चीज़ों में भारत का कोलैबोरेशन बढ़ सकता है विद रशिया, प्लस जॉइंट डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट्स, दैट इज अ बिग थिंग। पर आदित्य जी, कहाँ तो अमेरिका कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान में बगराम वो उनको मिल जाए, बगराम एयर। तो उसके बाद उनकी कोशिश ये थी कि वो बांग्लादेश में कोशिश कर रहे थे कि वहां पर एयरबेस बना सके। उसके अलावा उन्होंने आस-पास और जगहों पर भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें ही रह गईं, कहीं पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो माउंट मार्टिन वाला मामला ही था ना, जहाँ पर वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कब्ज़ा कर लिया जाए, जिसके चलते वहाँ पर सरकार को गिराया गया। तो ये सारी जो मंसूबे थे अमेरिका के, वो तो धरे के धरे रह गए, चाहे वो बगराम का मामला हो या माउंट मार्टिन का मामला हो, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच जिस तरह से समझौता हो रहा है ये, उसमें तो दोनों एक-दूसरे के एयर स्पेस, एयरफ़ील्ड को इस्तेमाल करेंगे। तो एक घेराबंदी जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था भारत के इर्द-गिर्द, चाहे वो चाइना को ही टारगेट कर रहा था, वो सब तो धरा का धरा रह गया ना, वो तो एक ज़ोरदार झटका है उसके लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोला आपने। और जैसे कि आपने अफगानिस्तान में बगराम बेस का बात किया, सी मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही पाकिस्तानी एडवाइस ले रहा है, मुझे हर जगह लगता है। वर्ल्ड WLF का क्रिप्टो का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में, अब वहां कहाँ गया? क्रिप्टो की बात ही नहीं कर रहा, क्रिप्टो क्रैप्स कर रहा है। तो ये जो नी जर्क इनके स्ट्रेटेजिक रिएक्शंस थे, तो अब तो पता लग रहा है कि बाइडेन वाज मच बेटर इन फॉरेन पॉलिसी, बाइडेन वाज मच बेटर इन डोमेस्टिक पॉलिसीज, कमला हैरिस वुड हैव बीन आल्सो बेटर देन ट्रम्प। अब तो ये भी लग रहा है कि बिकॉज शी वुड हैव जस्ट कंटिन्यूड ओबामा पॉलिसीज, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी तो रहती। बट जो ये जितना भी नी जर्क रिएक्शन किया है इन लोगों ने, लुकिंग एट देयर ओन फाइनेंशियल नंबर्स, तो उन्होंने एक चीज दिखा दी पूरी दुनिया को, ये बैंकरप्ट है। ये दिखा दिया है कि आपके पास पैसा तो इन्वेस्टमेंट को है नहीं, आप मांग रहे हो कंसिस्टेंटली, एवर सिंस बिकेम द प्रेसिडेंट आप मांग रहे हो। व्हेन यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, और आपकी स्टॉक मार्केट्स 90% जो एआई पे वैल्यूएट है, एआई वैल्यूएशन मेक्स अप द 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब बाकी इंडस्ट्री का क्या हुआ? कहाँ है मैन्युफैक्चरिंग? कहाँ पे नट बोल्ट्स बना रहे हो? कहाँ पे कार्स बना रहे हो? कार्स तो सारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे जो एंसिलरी यूनिट्स है वो इंडिया पे डिपेंडेंट है ट्रकिंग के। तो वेयर वेयर इज द अमेरिकन स्ट्रेंथ, ये लोग पूछ रहे हैं। आपने शुरू में बोला हम फोर्ट नॉक्स का गोल्ड चेक करेंगे, क्या हुआ उसका? सो द ओनली पॉकेट्स आर ग्रोइंग, जिस जैसे स्पेस एक्स इज ग्रोइंग, और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो दे आर डूइंग वेरी वेल, आर्म्स इंडस्ट्रीज डूइंग वेरी वेल। लेकिन खरीदार किधर है दुनिया में? द बिगेस्ट मार्केट ऑफ आर्म्स इज इंडिया। 9% ऑफ द वैल्यू खरीदते हैं, वो हमारे लिए शर्मनाक बात है, बट 9% खरीदते हैं। सो द पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन कि वेयर आर द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, किधर है? क्योंकि अगर स्टेट पॉलिसी आपको चलानी है, तो कौन आपको एडवाइस कर रहा है बागराम बेस लेने का? कौन कर सकता है? आप ही तो हार के गए थे 20 साल के युद्ध करने के बाद, तो क्या पाकिस्तान ले लेगा? वो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। उसको तो रशिया प्रोटेक्ट करेगा, चाइना प्रोटेक्ट करेगा, इंडिया प्रोटेक्ट करेगा। अफगानिस्तान इज ए फ्रेंडली कंट्री टू इंडिया, चाहे उसके अंदर कोई भी हो, वो तो हमारा पुराना गंदार देश है। सो और इंडिया हैज ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंशियल इन, आपको याद होगा जब ट्रम्प का फर्स्ट टर्म हुआ था,
भारत का मजाक बनाया गया था। व्हाट डू इंडियन सप्लाई, वी इन्वेस्ट $5 billion इन ए वीक। क्या हुआ बाद में? जो भारत का इन्वेस्टमेंट है दैट इज परमानेंट। डैम्स, रोड्स, पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। आप अगर अफगानिस्तान आप जाएंगे अंजू जी घूमने के लिए, आपको कोई भी अफगानी पैसा नहीं चार्ज करेगा। दे आर सो मच इंडेटेड टू इंडिया। आपका बस नाम देके आप ये बोलिए मैं हिंदू हूँ, भारत से हूँ, दैट्स इट। कोई किसी भी शॉप पे आप जाएंगे आपको पैसा नहीं चार्ज करेगा अफगानी। दैट्स हाउ ग्रेटफुल दे आर टू इंडिया। तो भारत ने क्या जीता? भारत ने ट्रस्ट जीता। अब चाहे तालिबान आए चाहे कोई और भी आए, तो भारत के पास उसका वैल्यू है। अफगान और कोई अमेरिकन चला जाए किडनैप हो जाएगा 1 घंटे में। अमेरिकन पासपोर्ट लेके जाइए, देखिए क्या होता है वहां। सो द पॉइंट इज कि बहुत ही शॉर्ट टर्म दे आर थिंकिंग, बहुत शॉर्ट टर्म। दे हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस। इस एरिया से ब्रिटिश को लात मार के निकाला गया था। वो ब्रिटिश के लास्ट जो प्रधानमंत्री हैं एटली, वो बोल रहा है उन्होंने इंटरव्यू में इंडिया के एक जज को, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है यस इट वाज सुभाष चंद्र बोस। लात मार के निकाला गया था। दे हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। क्योंकि क्योंकि इन लोगों को, ये जितने भी चर्च से आते हैं मागा क्राउड, ये सब लोग, इनको नॉलेज नहीं होती। दे हैव नो स्टडी। उनको सिर्फ दिखता है कि वी आर बिग, वी आर गुड। अमेरिका में इतनी गरीबी छाने वाली है, आई कैन डिस्क्राइब टू यू। क्योंकि द वेल्थ ऑफ अमेरिका कम्स फ्रॉम एशिया, नॉट फ्रॉम साउथ अमेरिका, नॉट फ्रॉम अफ्रीका। एशिया इज द वेल्थ ऑफ अमेरिका। आप उसमें रशिया को लूज कर गए, चाइना को, चाइना विल प्ले गेम्स विद यू, लात एंड में जाके लात मारेगा। भारत को आप लूज कर गए, साउथ ईस्ट एशिया में आप घुस नहीं सकते। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने तो बोल ही दिया, राइट? तो आप कहीं आप घुस नहीं सकते। तो व्हाट हैव यू गेन्ड? या तो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको इग्नोर कर रही है, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, फाइव आइज इज गॉन, है ना? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर रही है। और यहाँ पे हर जगह आपको दिखेगी भारत की डिप्लोमेसी, हर जगह। किस तरह कनाडा को कंट्रोल किया, किस तरह ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल किया, किस तरह न्यूजीलैंड को कंट्रोल किया, किस तरह यूके को कंट्रोल किया, और बचाए आखिरी ईयू। और ईयू चाहता है कि अमेरिका की और भारत की डील ना हो, वो होगी नहीं। जब अभी तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के मार्च की बात होगी। इस विजिट के बाद तो शायद भारत को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। जब ईयू की डील हो जाएगी उसके बाद देखिए कैसे बदलते सब लोग। देन दे रियलाइज कि उनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई है। आप H1 पे इतना नाटक कर रहे हो, अभी IIT बॉम्बे के बाहर एडवर्टाइजमेंट लगाया अमेरिकन कंपनीज का, वी विल पे 100,000 पर ईयर टू रिक्रूट यू। दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग के बाहर एडवर्टाइजमेंट लगाया है। क्योंकि आप अगर वो नहीं करोगे, आपको अपनी पूरी कंपनी विद द बोर्ड करनी पड़ेगी। जेपी मॉर्गन ने गोल्ड डेस्क अमेरिका से हटा के सिंगापुर ले गया है। जेपी मॉर्गन जो डिफाइन करता है अमेरिकन वॉल स्ट्रीट को। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन हेडक्वार्टर शिफ्ट करा है सिंगापुर। पता नहीं ये लोग आंखों से अंधे हैं, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति देख रहा है ये सब चीजें। मतलब कि ये ऐसा हो गया कि आरबीआई डिसाइड करे मुझे नहीं रहना इंडिया में, ऐसा हो गया। जस्ट इमेजिन, ये ऐसी बात है। रॉकफेलर फाउंडेशन, और आपका अभी उसका इंडियन एक सीईओ बन गया है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, लोग ऐसे झाड़ के निकल रहे हैं। आपको फिर वही करना पड़ेगा जो आप 1776 से पहले करते थे, बिल्कुल। और उसी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका किस तरफ जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ लेके जा रहे हैं अमेरिका को, ये वहां के लोग भी नहीं समझ रहे, खुद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी 2 दिन तक पुतिन भारत में रहेंगे, बहुत सारे समझौते होंगे, कौन कौन सी डील्स पर किस किस की नजर है ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बार बार वो ये कहते रहे हैं कि भारत ने बहुत मदद की है यूक्रेन वॉर को आगे बढ़ाने में, तेल की खरीदारी बंद करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने तो तवज्जो ही नहीं दी। और अब इन 2 दिनों के बीच में जितने भी समझौते होंगे रूस और भारत के बीच में, वो और ज्यादा दर्द देंगे डोनाल्ड ट्रंप को भी और चाइना को भी। तो देखते हैं क्या कुछ इस यात्रा के दौरान होता है। आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।
जय श्री राम, भारत माता की जय।